दोस्तों, स्वागत है आपका फाइट अगेंस्ट करप्शन में। और जिस प्रकार हम अपने उत्तराखंड के बारे में विचार विमर्श करते रहते हैं, यहाँ तरह तरह की समस्याओं से संबंधित उसी संस्करण में आज हम कोटद्वार तहसील में आए हैं और यहाँ पर हमारे सामने अवतरित हुए हैं महेंद्रपाल सिंह रावत जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है आज की डेट में। मैं उनसे दो सवाल पूछना चाहूँगा, तो पहले उन्हीं से परिचय लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार यहाँ उत्तराखंड में उत्तराखंड मुन्नी से ज़्यादा बदनाम हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में क्या क्या हो रहा है। अभी इस चीज़ में हाल फिलहाल में ही जो उत्तराखंड से जो चैंपियन साहब हैं, हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और अभी के जो मौजूदा है उमेश कुमार विधायक वहाँ के, इनके जो बीच में तकरार हुई है और जो विवाद हुआ है, उस परिस्थिति में आप उत्तराखंड को कहाँ देखते हैं? क्या मानते हैं कि विधायक लेवल का आदमी जब इस तरह की ओछी हरकतों में उतर सकता है, अपने उत्तराखंड की माँ बहनों को गाली दे सकता है, तो आम आदमी की क्या पहचान, क्या वैल्यू रह गई है? देखिए, सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ इस उत्तराखंड के जो 42 शहीद थे, जिनके शहादत पर यह प्रदेश बना है और इसको देवभूमि कहते हैं। और देवभूमि में इस प्रकार की संस्कृति का आना कहीं ना कहीं शुभ संकेत नहीं है। और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो द्वंद्व आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की संस्कृति पर कहीं ना कहीं कलंक है। और इस कलंक को अगर हमको धोना है तो कहीं ना कहीं हमें शुचिता वाली राजनीति को आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं संगठित होकर, खासकर पहाड़ी समाज को संगठित होकर अपने संस्कृति के संवर्धन के लिए आगे आना होगा। हमें विचार करना होगा कि हम आखिरकार हम किस संस्कृति को बढ़ावा देने वाले हैं। और जब हम इन चीज़ों पर विचार करें तो कहीं ना कहीं हमें मंथन करना होगा कि हम आज वर्तमान में डिग्रेडेशन, ये कि हमारी संस्कृति का दोहन जिस प्रकार से किया जा रहा है, वह कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो दोनों धड़ों के द्वारा जो वहाँ पे जिस प्रकार का कुकृत्य किया गया, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को शर्मसार करता है और इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि जब राजनीतिक स्थिति में जो लोग रहते हैं वो अगर इस प्रकार का कृत्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ियों को इस प्रकार से एक सीख मिलती है। और इस सीख को अगर तोड़ना है तो कहीं ना कहीं हमें उस सीख को तोड़ने के लिए हमें ऐसे कानूनों की व्यवस्था करनी चाहिए। वर्तमान में कानून तो है, लेकिन उनको लागू करने की जो हमारी व्यवस्था है उसको करना चाहिए। और जो ये परिपाटी उनके द्वारा की गई गन कल्चर को आगे बढ़ाने का काम किया गया, कहने का वो शुभ संकेत नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर संज्ञान ले, और सरकार संज्ञान भी ले रही है, हमें जहाँ तक अभी पता चला है। लेकिन अगर इस परिपाटी को तोड़ना है तो हमें पारदर्शी सरकार का निर्माण करना होगा। इस पारदर्शी सरकार को निर्माण में सबसे पहले आपको ऐसे व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना होगा जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हों। कि जिस प्रकार गैरसैंण में पूर्व में भी एक सत्र आयोजित हुआ था और उसमें विधायकों की पेंशन भत्ते बढ़ाए गए थे, और अभी कुछ दिन हाल में, अभी कल परसों में फिर से पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार उत्तराखंड में ये उत्तराखंड कर्जे में डूब रहा है, अभी तक 7,000 करोड़ में कर्जे में है, और आज के पेपर में तो आया है कि 1,000 करोड़ रुपए और कर्जा लेने के लिए तैयार है सेंटर से। आप क्या मानते हैं कि यहाँ राज्य तो कर्जे में जा रहा है और वहाँ विधायकों की पेंशन बढ़ती जा रही है? किस प्रकार देखते हैं आप इसे? देखिए, हास्यास्पद है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रदेश में अपने आय के स्रोत बहुत ही कम है, लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और ऊपर से हम कर्जदार, एक अगर यहाँ का एक बच्चा पैदा होता है तो 1,200 रुपये कर्ज में पैदा होता है। और जिस प्रकार की ये अगर कर्ज में जब बच्चा पैदा होता है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के मूलभूत जो हमारी योजना है उनके लिए पैसा यहाँ पे है नहीं। दूसरी ओर आप लगातार हमारे विधायकों की, पूर्व विधायकों की अगर पेंशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके तनख्वाह भत्तों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे राजकोष के ऊपर एक बर्डन, एक अतिरिक्त बोझ डालने का काम करेंगे, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में हमारी योजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जब आप इस योजना को देखते हैं तो कहीं ना कहीं गरीब की योजनाओं को भी देखना चाहिए। गरीब के लिए पैसा कहाँ से आएगा, किस प्रकार से प्रबंधन किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार को कभी भी अगर वो इस प्रकार वेतन भत्ते बढ़ाने का काम करते हैं, उसको एक पब्लिक कॉन्शियस लेना बहुत ज़रूरी है, जनमत लेना जरूरी है। और मैं इसके लिए चाहता हूं कि सरकार कहीं ना कहीं इस विषय पर पुनर्विचार करे और इनके भत्तों को, जनसेवक हैं और जनसेवक का काम अपने माध्यम से, स्वयं के माध्यम से करना होता है, न कि वो सरकारी माध्यमों को बनाते हुए काम करे। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार अपना पुनर्विचार करे और
इस चीज़ को रोकने का काम करें, जो कि आने वाले दिनों में हमारी योजनाओं को प्रभावित करेंगे। हमारा तो मानना है, जैसा कि आपने कहा कि समाज सेवक हैं, तो समाज सेवक ऐसे समाज सेवक हैं कि जो 5 साल के लिए सत्ता में आते हैं और उसके बाद पेंशन लागू हो जाती है। जो जितनी बार 5 साल के लिए आता है उतनी पेंशन उस पर लागू हो जाती है, जबकि यहाँ प्राय देखा गया है कि नौकरी नहीं है। आम आदमी के पास तो नौकरी नहीं है, और जो 60 साल तक सर्विस भी करता है फौज में, तो भी उसकी पेंशन आज की डेट में नहीं है। परंतु ये 5 साल नौकरी करते हैं और उसके बाद पेंशन प्राप्त करते हैं, और फिर हर सत्र में यहाँ पर बढ़ोतरी होती रहती है। तो क्या ही किया जा सकता है इस प्रदेश के लिए? फिर इसको रोकने की आवश्यकता है। एक संदेश सरकार को देने की आवश्यकता है कि हम जो राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग हैं, हमें कहीं ना कहीं अपने स्वहित के विचारों को आगे न बढ़ाते हुए समाज के हितों को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। मैं इतना कहना यहाँ पे कहना चाहता हूँ। और उनको रोल बैक करना चाहिए, उनको अपने भत्तों पे पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक संविदा कर्मचारी 18,000 रुपये ही चल रहा है अभी तक। क्यों नहीं उनको भी समान वेतन पे लाते हैं आप? युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वरोजगार की योजनाओं को और उनके नौकरी की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हो। दूसरी ओर आप अपने स्वयं के भत्तों को आगे बढ़ाने हो, तो एक अच्छा संदेश समाज में नहीं जा रहा है। इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको कहीं ना कहीं इसको रोकने की आवश्यकता है। मैं धामी सरकार से कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं वो इन विषयों को थोड़ा सा विराम लगाने के काम करें, जिसके माध्यम से इन पैसों को हम अपनी योजनाओं पे उत्तराखंड के सृजन और संवर्धन के लिए लगाए, तो कहीं ना कहीं हमें एक शुभ संकेत देखने को जो लिव इन रिलेशनशिप है यूसीसी के तहत आया है, आप क्या मानते हैं कि जो उत्तराखंड के नेता अभिनेता हैं, ये लोग अगर इनके बच्चे भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे तो क्या ये अनुमति देंगे? देखो, ये हमारी संस्कृति के दोहन का एक परिणाम है, और मैं चाहता हूं कि इसके माध्यम से सरकार को कहीं न कहीं इस जो लिव इन रिलेशनशिप के जो कंसेप्ट को वापस लेना चाहिए, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी पहाड़ी कल्चर को ये कहीं न कहीं दूषित करने का परिणाम है। आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं जिस प्रकार अगर रहने की अगर अनुमति जैसे कि 27 फरवरी से 27 जनवरी से लागू है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक नई परिपाटी शुरू हो जाएगी। लोग अपने संबंधों के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसके माध्यम से वो हमारी प्रॉपर्टियों पर भी अपना कब्जा करने का प्रयास करेंगे, और जिसके माध्यम से इस उत्तराखंड में कहीं न कहीं जनसंख्यिकी परिवर्तन का एक क्षण पैदा हो जाएगा। कि मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं इन बिंदुओं पे वो पुनर्विचार करना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को उत्तराखंड से, क्योंकि सनातनी जो हमारी जो संस्कृति है उसके अंदर हमारा जो शादी का कंसेप्ट है वो सात बंधनों का है, और 7 बंधनों के जब हम संबंधों को आगे बढ़ाने में काम करते हो तो कहीं पूरा परिवार उससे जुड़ा रहता है। तो जहाँ लिव इन रिलेशनशिप एक जो कंसेप्ट जो पश्चिमी पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ा हुआ संबंध है वो जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं एक समाज को एक दूषित करने का एक साधन मात्र होगा। मैं यहाँ पे इतना कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ महेंद्रपाल सिंह रावत जी, जो कि अभी 2025 कोटद्वार नगर निगम में मेयर पद के लिए दावेदारी की थी इन्होंने, और इनका चुनाव निशान था सिलेंडर, और ये बाहरी काफ़ी 8,000 लगभग मत ले गए थे, और इन्होंने काफ़ी समीकरण बिगाड़े यहाँ पर, और किसी के समीकरण बनाए भी हैं। बने रहिएगा हमारे साथ में। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।